नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखना और किस तरीके से CAA 2019 के संबंध में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट पॉइंट हैं मैंने आपको बताने की वहाँ पर कोशिश की है। यदि आपको कंप्लीट समझना है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर वीडियो में आप लास्ट में कमेंट्स कर देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, भाग 1 के बारे में भी। जो राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं, क्या क्या प्रावधान एग्ज़ाम के पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स, या मौलिक अधिकार कहते किसको हैं, कहाँ से प्रावधान लिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना। ध्यान से करते हैं शुरुआत। किसके बारे में? भाग 3 में प्रावधान किया गया है। इनका भाग 3 में प्रावधान है और को क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार, या फिर इनको हम बोलते हैं मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। अच्छे से एग्ज़ाम में बढ़िया सवाल बनते हैं, यहाँ से ध्यान से आप लोग समझना। जो मोस्टली सवाल बनते हैं वो मौलिक अधिकार से एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इनको समझना, यहाँ कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कब किसको समाप्त किया गया, सबको मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें यह मौलिक अधिकार होते क्या हैं या फिर मूल अधिकार होता क्या है। तो ध्यान से आप समझना। मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं या फिर राज्य के समक्ष मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो जो भारत के नागरिक हैं, समझना यहाँ, भारत के नागरिकों को सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सभी मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त होते हैं, तो क्या विदेशियों को सभी मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते? तो बिल्कुल विदेशियों को सभी मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते। आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 19 है और आर्टिकल नंबर 29 है और आर्टिकल नंबर 30 है। ये आर्टिकल जितने हैं 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनमें से ये वाले जो अनुच्छेद हैं, इनमें जो ये अधिकार दिए गए हैं, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस कारण से मैंने ऊपर लिखा है भारत के नागरिकों को सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को ये मौलिक अधिकार जिन इनके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं ये प्राप्त नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार किसी राज्य के विरुद्ध वह अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं। ध्यान से एग्जाम में पूछा जाता है ये कि मौलिक अधिकार राज्य के समक्ष हैं या फिर राज्य के विरुद्ध हैं। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृश्य को सामने रखकर क्या किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। और इनके आधार पर भी कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो राज्य के कैसे हैं ये, यहाँ पर आप लोग समझना। मौलिक अधिकार राज्य के, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। इनसे नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, रक्षा करता है। यह राज्य के विरुद्ध क्या हैं, अधिकार हैं, और इनसे क्या होता है, वह अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। और हालांकि यहाँ पर ये जो अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान है राज्य के विरुद्ध हैं, तो इनके संबंध में राज्य को ये भी अधिकार दिए गए हैं, यह परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाते हैं, समाप्त भी किए जा सकते हैं। मैं बात करूंगा जब लास्ट में आपके यहाँ पर 33 आर्टिकल नंबर 33, 33 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 34 में क्या प्रावधान है, उसके संबंध में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीयों को उस स्थिति में प्राप्त होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पर यहाँ आप लोग इसको समझना कि ये राज्य के अभी विरुद्ध अधिकार हैं, पर राज्य स्थिति के अनुसार इनको क्या कर सकता है, स्थिति के अनुसार राज्य इनको समाप्त, ये इनको कम कर सकता है, इनको कम कर सकता है। अब कौन सी स्थिति है, ये आर्टिकल नंबर 33 हम पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। इनको कम किया जा सकता है, ये भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनको जब पहले ये मूल अधिकार वर्तमान संविधान में किस आधार पर जोड़े गए या कौन सी मांग इनके संबंध में की गई या फिर कहाँ से इनको लिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ध्यान से आप लोग इधर समझना। मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, यहाँ FR लिखूंगा मैं, यहाँ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात मैंने वहाँ पर भी आपको लिखवाई है, जब संविधान के स्रोत मैंने आपको पढ़ाए थे वहाँ पर भी ये लिखवाया है कि कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं, वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है। ध्यान से आप लोग इसको समझते हुए चलना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी, उसके बारे में यहाँ समझते हैं। सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग भी इन्होंने ही की थी और मौलिक अधिकारों की मांग भी इन्होंने ही की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका में, स्वराज पत्रिका में मूल अधिकारों की मांग की, मूल अधिकारों की मांग की थी। अब बात यहाँ पर करते हैं 1895 में मूल अधिकारों की मांग किसने की, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरी में बात करूँ यहाँ पर और किसने की थी तो 1928 में महात्मा गांधी ने मांग की थी सबसे। उसके बाद 1928 में महात्मा गांधी ने नहीं, सॉरी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसके बाद इसकी मांग कराची अधिवेशन 1934 आप लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बात की थी लास्ट में आपको। तो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी मांग की थी, इनकी मांग की थी।
उसके बाद यहाँ पर साइमन कमीशन आता है 1928 में, वहाँ पर भी विरोध इसका किया गया था कि मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकार दिए गए थे कि साइमन कमीशन 1928 में, उससे भी ये मांग की गई थी मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारे विरोध इसका हुआ था, जो साइमन कमीशन था, तो उसके समाप्त इसको कर दिया गया था। 1931 के साथ ही कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी मांग की और उसके बाद 1931 में ही महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में इनकी मांग की थी। सम्मेलन में इनकी मांग की थी। अब यहाँ पर बात यहाँ आती है, गोलमेज सम्मेलन में इनकी मांग की थी। जो इनकी मांग थी, क्या इनको स्वीकार किया गया या फिर नहीं किया गया, यहाँ पर बात आती है हमारी ये कि इनको स्वीकार कब किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आने वाला था। इसके बाद 1931 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में आने वाला था। तो उसके संबंध में जब ये प्रावधान आया तो इनकी जो मांग थी मौलिक अधिकारों की, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मना कर दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो वहाँ पर हम बात करते हैं उसके संबंध में भी। अब हम ब्रिटेन के संविधान से इसको थोड़ा सा तुलना करके चलेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है। और स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट आप लोग लो। यदि आप लोग साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। भारत शासन अधिनियम 1935 आने वाला था। इसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग को नहीं माना गया, मांग को नहीं माना गया। यानी इसमें मौलिक अधिकार देने की बात नहीं की गई। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जो आने ही वाला था 1931 के बाद, तो इनकी मांग को क्या कर दिया गया, समाप्त या मना कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए कहाँ पर गए थे। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन में सबसे पहले दिए गए थे 1215 में। 1215 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटेन में इनको ब्रिटेन की जनता के लिए दिया गया था। ब्रिटेन की जनता के लिए दिया गया था। अब यहाँ पर बात यहाँ आती है कि ब्रिटेन में इन्हें मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा इसको कहा गया था कहाँ पर, ब्रिटेन में। फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटेन की जनता के अधिकारों के संबंध में मांग थी। तो वहाँ इनको क्या दिया गया, ब्रिटेन के राजा ने 1215 में क्या दिए, इनको अधिकार दिए, मौलिक अधिकार के संबंध में, जानने के अधिकार हों या फिर और जो मौलिक अधिकार थे, अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हुए उनको चलेंगे, उनके बारे में सबसे पहले ब्रिटेन में इनको दिया गया। अब अब उसके बाद यहाँ बात आती है कि जो संविधान में, किसके संविधान में इनको शामिल किया गया सबसे पहले, तो फ्रांस के संविधान में
फ्रांस के संविधान में इनको सबसे पहले शामिल किया गया। और कब बात आती है वहाँ पर 1789 में इनको संविधान में शामिल किया गया था, 1789 ईस्वी में। 1215 में हालांकि सबसे पहले ब्रिटेन में इनको दिया गया, और पूर्णतः संविधान की बात करें तो किसके संविधान में? फ्रांस के संविधान में इनको दिया गया। ये भी आप लोग बात याद रखना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, कि जो भारतीयों की मांग थी, उसको मांग को कब शामिल किया गया? किस आधार पर मांग रखी गई? मौलिक अधिकारों के मांग को किस आधार पर रखा गया? तो एक समिति बनी 1945 में, एक समिति बनी जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति बनी, और 1945 में इसने जो मांग थी मौलिक अधिकारों की, वो 2 आधारों पर रखी, यानी इसको 2 प्रकार में विभाजित किया। 2 आधार में मांग को रखा गया। कौन कौन सी मांग थी? एक तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और दूसरे की मैं बात करूं, सेकंड थी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब इस मांग को 2 आधारों में रखा गया, मौलिक अधिकारों की और राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी और एफआर। डीपीएसपी और एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, उसके बारे में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी के नाम से यहाँ इसकी मांग को रखा गया। और यहाँ पर प्रावधान क्या रखे गए? मौलिक अधिकारों की ओर और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की ओर। तो मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार ही ये रखा गया कि जब मौलिक अधिकार दिए जाएंगे तो यह किसी भी इनकी समाप्ति होने पर या इनके अधिकारों में इनमें हनन होने पर क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या किसी हाई कोर्ट जा सकते हैं, या न्यायालय जा सकते हैं या नहीं। तो पहला आधार मौलिक अधिकारों की ओर रखा गया। इनके हनन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। और दूसरों की बात यहाँ करें तो इनके हनन के समय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। अब इसी आधार पर पहली कंडीशन क्या रखी गई कि इनके हनन होने पर क्या नहीं कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसमें नहीं जा सकते। और दूसरी आधार पर यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर क्या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब यहाँ आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हटा दो,
तो यहाँ किसी कोर्ट या फिर न्यायालय में जा सकता है, तो न्यायालय में नहीं जा सकता। इसमें न्यायालय में जा सकता है। और किस आधार पर जा सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से आर्टिकल का प्रावधान किया गया है इनके संबंध में। तो इस आधार पर दूसरा आधार क्या है, तो यहाँ पूछा क्या जाता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या फिर नहीं हैं। तो वाद योग्य वह होता है जिसके संबंध में किसी न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, जब इनके संबंध में हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, तो ये क्या होंगे, वाद योग्य होंगे। तो मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं, यह वाद योग्य हैं। और दूसरी कंडीशन की बात करूं तो यहाँ डीपीएसपी इनके हनन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, यह वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये भी आप लोग याद रखना। अब उसके बाद यहाँ बात आती है इनके संबंध में कहाँ पर जा सकते हैं हम लोग, इनके हनन होने पर। तो इनके हनन के समय इतनी बात यहाँ पर याद रखो। अगली बात हम यहाँ करेंगे, इसकी मांग को आप लोग यहाँ देखना। इस मांग को दो आधारों पर रखा गया, मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। इनके संबंध में क्या प्रावधान है अब कि यहाँ पर न्यायालय जाया जा सकता है और यहाँ पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ये वाद योग्य हैं और ये वाद योग्य नहीं हैं। और किस आधार पर यहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप लोग आर्टिकल 32 में जो रिटों का प्रावधान किया गया है, बात मैं करूँगा कितने प्रकार की रिट हैं, 5 प्रकार की, कौन कौन सी हैं सबकी बात यहाँ करूँगा मैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जाना है आपको, तो हाई कोर्ट के संबंध में 226 आर्टिकल के अनुसार के तहत आप लोग कहाँ पर जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32 के अनुसार क्या क्या कंडीशन में रिट जारी कर सकते हैं सबकी बात करूँगा। और यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या है, कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ पर कोई प्रावधान आर्टिकल के संबंध में नहीं किया गया है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं किसके संबंध में, फिर हम बात करते हैं अब जो राज्य है, अब राज्य के आधार पर क्या मौलिक अधिकारों का प्रावधान कैसे कैसे हैं, इनका कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, वीडियो पॉज और उसके बाद स्क्रीनशॉट लो। ऑफलाइन वीडियो बनाने का मतलब, रिकॉर्डेड वीडियो बनाने का मतलब आपको पता ही होगा, बीच में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट है अपना उस पर ही हम चलते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने पे ही आप लोग ध्यान दिया करो। और मैं भी आप लोग देखा होगा, पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई की हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग बात नहीं करते हैं। अब यहाँ बात आती है कौन से आर्टिकल का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आर्टिकल 11 तक तो वहाँ पर हमने पढ़ लिए थे, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का प्रावधान किया गया है। अब बात हम करते हैं कि हमारा जो संविधान है, आर्टिकल नंबर 12 से मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है, तो लिखा क्या है आर्टिकल नंबर 12 में, अनुच्छेद 12 की हम बात यहाँ पर करते हैं और अनुच्छेद 12 को हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 12, क्या प्रावधान अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 12 में जब आप लोग पढ़ोगे तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 12 में किया गया है। तो यहाँ क्या प्रावधान है, इसमें राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है, परिभाषा का प्रावधान किया गया है, किया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा
का प्रावधान किया गया है। और राज्य की परिभाषा का प्रावधान है तो राज्य होगा कौन, यानी राज्य किसको कहा जाएगा। तो ध्यान से आप लोग समझना, ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार से धन प्राप्त करती है उसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, राज्य कहेंगे, राज्य कहेंगे। और ऐसी कोई संस्था चाहे वह सरकार से धन प्राप्त ना करे या एक संगठन बनाए हुए है तो उसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, राज्य कहेंगे और राज्य कहेंगे। यदि हम बात करते हैं किसके संबंध में, जो हमारी भारत की संसद किस आधार पर होती है, तो वहाँ पर राज्य के आधार पर ही होती है भारत की संसद। इसका मतलब क्या है, जैसे एक हमारा ये कंप्लीट क्या है, कंपनी बनी हुई है, और कंप्लीट का मतलब है एक हमारे पास कोई भी क्षेत्र है और उसको चलाने के लिए एक सरकार है, और सरकार के साथ क्या होंगे, मंत्री होंगे, और मंत्री भी कैबिनेट प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट, राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे। अब उसके बाद जो बाकी बचे हुए कौन होंगे, एमपी होंगे या फिर एमएलए होंगे। स्टेट की बात की जाती है तो वहाँ एमएलए, और यदि संघ की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एमपी। और इन एमपीओ के बाद भी जिस क्षेत्र से ये एमपी एक व्यक्ति होगा तो उसमें रहने वाली जनता, दूसरे की बात करूं तो उसमें रहने वाली जनता, उसके क्षेत्र में रहने वाली जनता, तो ये सारे के सारे ओनली जनता को छोड़कर बाकी सारे सरकार या भारत की जो संसद जिससे मिलकर बनी होती है, इन सभी से मिलकर बनी होती है। एमएलए को हटा दिया जाए तो वहाँ पर भारत की संसद, और यही क्या कहलाती है, संघ की सरकार, संघ की सरकार। तो ये क्या कहलाएगी, ये एक राज्य कहलाएगी, एक राज्य कहलाएगी। जितनी भी ऐसी कोई भी संस्था हो जो व्यवस्थित हो और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक मेन ऑर्डर, जो हमारा ऑर्डर देने वाला या जिसको हम कहते हैं एक मेन चीफ या मुखिया हो, और उसके निचले जितने स्तर होते हैं सभी एक व्यवस्थित क्रम में काम करें, तो वहाँ क्या कहलाएगी, वो राज्य कहलाएगी। पहला कौन शामिल होगा राज्य में, भारत की संसद प्लस राज्य सरकार ही, एक ही बात है, ये कहाँ शामिल हो जाएगी, राज्य में शामिल होगी। और विभिन्न राज्यों के विधानमंडल किस में शामिल होंगे, राज्य में शामिल होंगे। यहाँ देखो ये सब लिखा है विभिन्न राज्यों के विधानमंडल, इसका मतलब है उस राज्य की सरकार वो क्या कहलाएगी, खुद एक राज्य है। उसके बाद इन एमएलए के बाद, ये तो एमपी के बाद एमएलए आते हैं, और इन एमएलए के बाद क्या होती हैं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और इसी के साथ नगर पालिकाओं में यहाँ जिला पंचायत आ जाता है, जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो ये क्या है, सारे के सारे जिले के अंदर जितने शामिल होते हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सारे सदस्य और खुद जिला पंचायत अध्यक्ष, इनकी एक बॉडी है, वो क्या कहलाएगी, वो राज्य कहलाएगी। नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं में नगर पालिका एक अध्यक्ष होता है, उसके अंदर सभासद होते हैं, और सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उनकी एक बॉडी एक क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी। ऐसे ही कोई भी संस्था हो, जैसे दूसरी के मैं बात करूं, अगले इसके बाद क्या शामिल हो सकता है यहाँ, और क्या शामिल हो सकते हैं इनमें, तो इसमें शामिल हो सकता है विश्वविद्यालय, या यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय कर सकते हैं आप लोग, राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये किस में शामिल होंगे, ये सारे के सारे किस में शामिल हो जाएंगे, ये राज्य में शामिल होंगे।
और दूसरी बॉडी की मैं बात करूं, यहाँ पर एक बॉडी और, जैसे हम इसमें और किसको शामिल कर सकते हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC है, वो भी क्या है, एक राज्य है, वो एक संगठन बना हुआ है, वो कंप्लीट क्या है, एक राज्य है। और जो कंपनियां बनी हुई हैं ये भी क्या है, एक राज्य हैं। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की कंपनियां जैसे सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और उसके बाद NTPC हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गई, और उसके बाद जितनी हमारी ये क्या है, BHEL हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गई, BEL हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई। ये क्या है, HEL HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गई। ये क्या है, सभी हमारी BPCL हो गई, BPCL। ये सारी की सारी क्या हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियां, ये क्या हैं, अपने आप में एक राज्य हैं और राज्य हैं। यानी कोई भी एक संगठन जो एक प्रॉपर तौर पर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो राज्य कहलाएगा। और राज्य की परिभाषा में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। ये भी आप लोग यहाँ याद रखना बहुत अच्छे से कि राज्य कौन होगा, एक संगठन है, और कौन कौन से संगठन राज्य में शामिल हो सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। भारत की संसद प्लस सरकार, विभिन्न राज्यों के विधानमंडल प्लस सरकार, ये भी, और उसके बाद जिला पंचायत समिति भी यहाँ लिख लो, और उसके बाद नगर पालिका समिति, और या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर समितियाँ बनी हुई होती हैं। ये सब क्या हैं, राज्य, केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब राज्य हैं। उसके बाद कंपनियां हैं, ये क्या हैं, राज्य हैं। सेल है, ONGC, NTPC, BHEL, BEL, HAL, BPCL, ये क्या हैं, सब ये सारे के सारे राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 12 में इनका प्रावधान किया गया है। ध्यान से आप लोग इनको समझ लो और देख लो, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, लेना चाहो तो उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही है, चाहना ही क्या है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लो किसके संबंध में, आर्टिकल नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 13 इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है न्यायिक पुनर्वालोकन। पुनर्वालोकन यानी कि इसका मतलब है लोकन, ज्यूडिशियल रिव्यू। अब ज्यूडिशियल रिव्यू होती क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल कंप्लीट, परेशान नहीं होना आप लोग। पर इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके सारी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हो और उसको मैं छोड़ दूँ। जो ऐसे पॉइंट हैं जिनको समझाने के लिए अलग से ज़रूरत है तो वहाँ तो मैं समझा दूँगा, पर जो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाएंगे सवाल पॉइंट के अकॉर्डिंग, उनको कंप्लीट ही मैं आपको समझाऊंगा। तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ और कौन कौन से सेगमेंट में हमारे खंड में ये शामिल होते हैं आर्टिकल, जो इनको हम 35 तक हम पढ़ते हैं, तो उनको समझ लो। आर्टिकल नंबर 13 न्यायिक पुनर्वालोकन है।
आर्टिकल नंबर 13 के ही 4 खंड हैं। चौथा खंड कब जोड़ा गया, उसके संबंध में क्या केस हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला हो, सज्जन सिंह का मामला हो, मिनर्वा मिल्स का मामला हो, केशवानंद भारती का मामला हो, ये सारे के सारे इनको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के साथ भी। ध्यान से आप लोग ये समझना, उनके बारे में हम वहाँ भी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से और अच्छे से। अब यहाँ हम उनके बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 के बाद और कौन कौन से हमारे शामिल होते हैं या मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों से अगले पॉइंट और क्या हैं। अब हम बात करते हैं जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अब समानता के अधिकार में कौन से हमारे आर्टिकल शामिल होते हैं उनको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं, 14 से 18 के तक आप लोग पढ़ोगे तो किस में शामिल होता है वो, आर्टिकल नंबर 14 to 18 समानता के अधिकार में। दूसरे अधिकार की मैं बात करूं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से शामिल होता है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक शामिल होता है स्वतंत्रता का अधिकार। अगले अधिकार की मैं बात करूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। इनको कंप्लीट पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, ये तो मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में ना बताने पड़े इसलिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक का। उसके बाद अगले की मैं बात करूं, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। संस्कृति से संबंधित अधिकार कहाँ पर शामिल होते हैं, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 इसमें शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक कौन होंगे उनकी बात भी मैं करूँगा यहाँ पर, यानी ये भी कई इसके लिए भी पूरा कंप्लीट हम इसको समझते हुए चलेंगे। ऐसा कोई नॉर्मल एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं या लिखने के सवाल भी हैं, लिखने वाले एग्जाम भी होते हैं, उनमें भी आपको बहुत ही सुटेबल रहेगा ये। अगले की हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है संपत्ति का अधिकार। अगला संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार की मैं बात करूं, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 है और इसको क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त किस संविधान के तहत किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत, उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रॉपर उसी के साथ। और फिर उसके बाद हमारा आता है अगले अधिकार की मैं बात करूं तो ये उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार और कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 32 में इसका प्रावधान किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इन 6 प्रकार के 6 नंबर का ये है हमारा 6 नंबर का संपत्ति का, और ये है 7 नंबर का। बात की जाती है मूल संविधान में, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे। मूल अधिकार संविधान में, मूल संविधान में तो वहाँ पर कितने मूल अधिकार थे, 7। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान की पूछा जाए तो 6 हैं। और कौन सा समाप्त कर दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है, संपत्ति के
अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और कब कर दिया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट CA 1978 से समाप्त इसको कर दिया गया है। कहाँ पर जोड़ा गया है? सब बात करूँगा। कौन से आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है? आर्टिकल 300A 300A में इसको विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना। बात तो मैं वहाँ पर भी करूँगा आपसे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और वीडियो में आप लोग बताना स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना और इसको शेयर आप लोग कर देना। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट।